आइजैक न्यूटन बाय जेम्स क्लर्क। आइजैक न्यूटन संभवतः इतिहास के सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं, लेकिन प्रसिद्धि के साथ ही उनके बारे में कई सारे मनगढ़ंत किस्से कहानियां भी अक्सर सुनने को मिलते हैं। इसी वजह से न्यूटन की जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा मनगढ़ंत किस्से कहानियों के नीचे दबा हुआ है। चाहे वो उनके शैतान कुत्ते डायमंड का किस्सा हो जिसने उनकी प्रयोगशाला में गलती से आग लगा दी थी, या वह सेब का किस्सा हो जो बगीचे में उनके सिर पर गिरा था, जिससे गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज हुई थी। हम इनमें से बहुत सारे किस्सों से अच्छी तरह से वाकिफ हैं, लेकिन न्यूटन की जिंदगी में किस्सों के अलावा भी कई सारी चीजें हैं। उनके सिद्धांत और खोजें आज भी उतनी ही सार्थक हैं जितनी उनके समय में हुआ करती थी। स्कूलों में उनके गति के नियम ही वे पहली चीजें हैं जो विज्ञान में हमें सबसे पहले पढ़ाई जाती हैं। लेकिन न्यूटन अपने आप में एक खास आकर्षक व्यक्तित्व हैं। हम उनके विचारों का असली मतलब तभी समझ सकते हैं जब हम उनके जीवन काल की दुनिया और उस समय के हालातों को समझेंगे जिनको उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। वो रहस्य और जादू टोने का जमाना था। यहाँ तक कि न्यूटन जो वैज्ञानिक तरीके से सब कुछ समझा रहे थे, वे खुद भी जादू टोने की दुनिया से पूरी तरह अछूते नहीं थे। उनके विचारों ने दुनिया को हिला कर रख दिया था। हालांकि वो भी खुद को विवादों से नहीं बचा पाए और उन्हें हर मोड़ पर विरोध का सामना करना पड़ा। इसके अलावा आप जानेंगे कि ब्रिटेन में आर्थिक स्थायित्व का न्यूटन से क्या संबंध है, किसने न्यूटन पर कैलकुलस की चोरी करने का आरोप लगाया था, कैसे न्यूटन ने खुद को विज्ञान की खातिर करीब करीब अंधा कर लिया था। अध्याय 1। आइजैक न्यूटन का जन्म भारी उथल पुथल के बीच हुआ और वे एक पैदाइशी जिज्ञासु थे। आइजैक न्यूटन का जन्म क्रिसमस के दिन 1642 को लिंकनशायर काउंटी में वुलस्टॉप में एक मामूली अंग्रेजी फार्मस्टेड में हुआ था। न्यूटन के पिता पढ़े लिखे नहीं थे और दुर्भाग्य से न्यूटन के पैदा होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। 1640 के दशक में इंग्लैंड अराजकता की स्थिति में था। इंग्लिश गृह युद्ध पूरी तरह से राजा का समर्थन करने वाले रॉयलिस्टों और राजा की मनमानी और उनके दैवीय अधिकारों को चुनौती देने वाले सांसदों के बीच था। दुनिया अभी भी जादू और रहस्यवाद में विश्वास से भरी हुई थी। जब लोग गुरुत्वाकर्षण की बात करते थे तो वे प्रकृति की ताकत की नहीं बल्कि एक इंसान के असर की बात कर रहे थे। दूसरे शब्दों में कहें तो उस वक्त ज्यादातर लोग प्रकृति के बुनियादी नियमों जैसे गुरुत्वाकर्षण आदि को मानने को तैयार ही नहीं थे। हालांकि कुछ लोगों ने यह भविष्यवाणी भी की कि यह बच्चा मैथ्स और अपने प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन के माध्यम से इस दुनिया को बदल देगा। न्यूटन ने बस यही किया। ऐसा करने में उनके जिज्ञासु दिमाग ने एक बड़ा रोल निभाया। बचपन में न्यूटन को सूरज की चाल में विशेष रूप से दिलचस्पी थी। एक तार का उपयोग करके उन्होंने मापा कि कैसे आकाश में सूर्य का पता चलता है और उन्होंने 3 आयामी सन डायल और अन्य ज्योमेट्री शेप बनाए। उन्होंने यह भी नोट किया कि चांद की चाल सूरज के जैसी थी। न्यूटन की पढ़ाई स्थानीय ग्रांथम स्कूल में हुई। किंग स्कूल में उन्होंने लैटिन, ग्रीक, हिब्रू और धर्मशास्त्र की पढ़ाई की। अंकगणित की कक्षा में उन्होंने सीखा कि एरिया और शेप्स को कैसे मापा जाता है और जमीन के सर्वे के तरीके भी उन्होंने सीखे। जल्द ही उन्होंने इस ज्ञान का इस्तेमाल घर पर लालटेन, वाटरमिल और पवन चक्की बनाने में किया। सभी युवाओं की तरह न्यूटन की जिंदगी में भी वह दौर आया जब वे अपने अस्तित्व को लेकर निराश रहने लगे। उन्हें ये बात परेशान कर रही थी कि उन्हें अपने जीवन में क्या करना चाहिए। उनके परिवार और समाज के लोगों को लगता था कि वे गांव में ही रहेंगे और अपने परिवार के खेत में भेड़ बकरियों की देखभाल से ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन न्यूटन जानते थे कि उनकी मंजिल कहीं और थी। अध्याय 2। न्यूटन ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में सबसे शानदार प्रदर्शन किया। ग्रांथम में अपने एक स्कूल मास्टर और अपने एक सम्मानित अंकल जो एक जाने माने चर्चमैन थे की सिफारिश से आइजैक न्यूटन को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक सीट मिली। जून 1661 में न्यूटन ने ट्रिनिटी कॉलेज से मैट्रिक किया, जिसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के 16 कॉलेजों में बेस्ट माना जाता है। कॉलेज में अपने पहले दिन से ही न्यूटन पढ़ाई के प्रति जुनूनी थे। उन्हें अपनी नई 140 पेज की नोटबुक, कुछ मोमबत्तियों, स्याही और एक चैम्बर पॉट से ज्यादा किसी भी चीज की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनका चंचल मन ही उनका सबसे बड़ा हथियार था। न्यूटन ने ग्रीक दार्शनिक अरस्तु की रचनाओं को अपने सिलेबस का आधार बनाया, खास तौर पर मैटर, फॉर्म्स, समय और गति के विषय से जुड़े उनके सिद्धांतों को।
साथ ही उन्होंने इटालियन एस्ट्रोलॉजिस्ट गैलीलियो के आधुनिक वैज्ञानिक विचारों को भी नजरअंदाज नहीं किया। न्यूटन के साथ क्या हुआ था, इसका एक उदाहरण लेने के लिए आइए गति के विषय पर विचार करें। ये अब काफी अजीब लगता है, लेकिन 17वीं शताब्दी से पहले गति को एक स्थिति के रूप में या फिर एक प्रक्रिया समझा जाता था। दूसरे शब्दों में कहें तो धीरे धीरे एक ताजे सेब के सड़ने और एक मूर्ति के बनने की प्रक्रिया को भी ठीक उसी तरह गति में माना जाता था जैसे कि एक चलती हुई वस्तु को। संयोग से गैलीलियो की मृत्यु उसी साल 1642 में हुई जिस साल न्यूटन का जन्म हुआ। गैलीलियो ही वो पहला व्यक्ति था जिसने यह तर्क दिया कि गति सिर्फ एक स्थिति है, कोई प्रक्रिया नहीं है। ये वो दौर था जब धीरे धीरे विज्ञान का स्वरूप भी बदल रहा था। इससे पहले ज्योमेट्री, ऑब्जर्वेशन और माप जैसी चीजों का यूनिवर्सल लॉज के अध्ययन में कोई स्थान नहीं था, लेकिन न्यूटन के दौर में एक्सपीरियंस रिसर्च पर आधारित विज्ञान का अध्ययन सामने आया। उदाहरण के तौर पर न्यूटन की शिक्षा के दौरान बिल्कुल सटीक समय बताने वाली घड़ियों की अवेलेबिलिटी बढ़ी। इसका मतलब था कि समय को ज्यादा प्रैक्टिकल तरीके से मापा जा सकता था, जिससे टाइम बेस्ड प्रयोगों को ज्यादा आसानी और सटीक ढंग से किया जा सकता था। न्यूटन को एक्सपेरिमेंट करने में मजा आता था। उनमें बहुत ज्यादा धैर्य था और वे अक्सर एकांत में रहना पसंद करते थे। न्यूटन के एकांत प्रेम का सबूत 1664 में आया। उस साल इतना भयंकर प्लेग फैला कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को अपने दरवाजे बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ज्यादातर साधारण छात्रों ने इस स्थिति को पढ़ाई से छुटकारा पाने की तरह देखा, लेकिन न्यूटन कोई ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं थे। न्यूटन यूनिवर्सिटी से घर लौटे और उन्होंने अपनी रिसर्च जारी रखी। उन्होंने ऑप्टिक्स, प्रकाश और रंग पर प्रयोग करने शुरू कर दिए। इन्हीं में से उनका एक प्रयोग काफी खतरनाक था, जिसमें उन्हें कांच के जरिए सूरज को घूरना था। उन्होंने गणित के माध्यम से मोशन यानी गति को डिफाइन करने के अपने क्रांतिकारी काम की शुरुआत कर दी। कई पेजों में न्यूटन ने गति के जरिए समस्याओं को हल करने की कोशिश की। उन्होंने कई सारे अलग अलग सिनेरियो की कल्पना की। इनमें से एक सिनेरियो में उन्होंने माना कि पॉइंट्स सर्कल के सेंटर की तरफ गति करते हैं, जबकि एक दूसरे सिनेरियो के मुताबिक पॉइंट्स एक दूसरे के समांतर यानी पैरेलल गति करते हैं। न्यूटन को बहुत ही जल्दी एहसास हो गया कि गति में ही सब कुछ छिपा है। दूसरे शब्दों में कहें तो बहाव यानी फ्लक्स ही सब कुछ है। वे इस बात को जान चुके थे। अध्याय 3। प्लेग के थमने के बाद न्यूटन को रॉयल सोसाइटी ने नोटिस किया और कैम्ब्रिज में प्रोफेसर की उपाधि दे दी। प्लेग खत्म हो गया था और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने इसके अध्ययन की सिफारिश की। इस वक्त तक न्यूटन गति के विषय पर अपना सिद्धांत करीब करीब तैयार कर चुके थे। इसमें गुरुत्वाकर्षण का नेचर और इसके कारण गति पर पड़ने वाला प्रभाव शामिल था। न्यूटन का एक किस्सा काफी लोकप्रिय है, जिसके मुताबिक न्यूटन को गुरुत्वाकर्षण का ख्याल उस वक्त आया जब उन्होंने पेड़ से सेब को गिरते देखा। लेकिन हकीकत में उसकी खोज में वस्तुओं को गिराना, उन्हें ढलानों से लुढ़काना और उनके ऑब्जर्वेशन को नोट करना था। अक्टूबर 1667 में जिस वर्ष वो कैम्ब्रिज लौटे, न्यूटन को उनके गणित के प्रोफेसर आइजैक बैरो ने बुलाया और 24 वर्षीय न्यूटन को अपना लेक्चर तैयार करने में मदद करने को कहा। न्यूटन भी काफी समय से लेक्चर दे रहे थे। 1669 के आखिर तक बैरो ने बेहद सम्मानजनक लुकासियन चेयर ऑफ मैथमेटिक्स को खाली कर दिया और वो सम्मान न्यूटन को दे दिया गया। लुकासियन पद के अलावा कई सारे खाली पद मौजूद थे। प्रोफेसर बनने के बाद न्यूटन को अब ट्रिनिटी में अपनी खुद की लैब दे दी गई। वहां उन्होंने अकेले में अनगिनत प्रयोग किए। अपने 30वें जन्मदिन से पहले न्यूटन ने पहली बार रिफ्लेक्टिव दूरबीन के लिए एक प्रोटोटाइप का निर्माण किया। न्यूटन से पहले दूरबीनें अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन पर काम करती थीं। ये दूरबीन छोटी, धुंधली और टेढ़ी मेढ़ी इमेजेस को प्रोड्यूस करती थी। इसके विपरीत न्यूटन की रिफ्लेक्टिव दूरबीन अधिक प्रकाश लेती थी, जिससे शुक्र या बृहस्पति जैसे ग्रहों को अधिक आसानी से देखा जा सकता था। इसके बाद ब्रिटेन में सबसे बड़ी वैज्ञानिक संस्था रॉयल सोसाइटी को न्यूटन के आविष्कार के बारे में पता चला और उसने न्यूटन को 1672 में प्रकाश और रंग पर अपने काम को प्रकाशित करने के लिए बुलावा भेजा। इस पत्र में न्यूटन ने अपने प्रयोग का वर्णन किया, जिसमें उन्होंने सूर्य के प्रकाश को कई प्रिज्मों पर डाला और इस तरह वे प्रकाश के कई रंगों को अलग करने में कामयाब हुए। इस प्रयोग के आधार पर न्यूटन ने कहा कि प्रकाश कणों से बना था। पहले ऐसा माना गया कि प्रिज्म ने खुद ही रंगों का उत्पादन किया था,
लेकिन न्यूटन को यकीन था कि वे केवल सफेद रोशनी को अलग कर रहे थे, जो प्रिज्म से निकलने वाले 7 रंगों का मिश्रण थी। इस पेपर ने रॉयल सोसाइटी में कुछ लोगों को परेशान किया। दरअसल सोसाइटी के एक प्रमुख मेंबर रॉबर्ट हुक न्यूटन के इस पेपर से खुश नहीं थे और वे जिंदगी भर न्यूटन के काम की आलोचना करते रहे। अध्याय 4। युवा न्यूटन ने रॉबर्ट हुक को एक आलोचक और एडमंड हैली को एक चैंपियन के रूप में देखा। रंग और प्रकाश पर उनके पेपर को काफी प्रसिद्धि मिली, मगर इसके छपने के कुछ समय बाद न्यूटन को अपने पेपर को प्रकाशित करने पर पछतावा होने लगा। न्यूटन को सोसाइटी में अपने काम की आलोचना रास नहीं आ रही थी, जो ज्यादातर उन मेंबरों द्वारा की जा रही थी जिनके अहंकार को न्यूटन के काम से ठेस पहुंची थी। न्यूटन की आलोचना करने वाले ग्रुप का नेतृत्व रॉबर्ट हुक कर रहे थे। उन्होंने रंग और प्रकाश पर न्यूटन के प्रयोग को बकवास करार दिया। उनका मानना था कि यह एक सिद्धांत नहीं बल्कि एक सिर्फ कल्पना है। अपने काम पर उठ रहे सवालों के कारण न्यूटन कई महीनों तक उदास रहे। उदासी से बाहर आकर उन्होंने आक्रामक रुख अपनाया और आलोचक हुक की टिप्पणियों पर हमला करके अपने काम का गणितीय प्रमाण देकर बचाव किया। लेकिन न्यूटन यही नहीं रुके। उन्होंने एक दूसरा प्रयोग करने के लिए 2 साल के लिए खुद को सबसे अलग कर लिया। इस खोज को तुरंत प्रकाशित करने के बजाय दिसंबर 1675 में न्यूटन ने पहले इसे रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के सामने पढ़ा। उनके प्रयोग का विषय एक बार फिर से प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट था, लेकिन इसके साथ ही साथ उन्होंने गति पर अपने विचारों पर भी चर्चा की और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर कुछ पुरानी ऑब्जर्वेशंस को भी स्पष्ट किया। हुक ने एक बार फिर न्यूटन के विचारों का विरोध किया। इस विरोध का कोई हल नहीं निकला। आखिरकार हुक को 1677 में रॉयल सोसाइटी का सचिव चुना गया। हालांकि कहा जाता है कि हुक की दुश्मनी वास्तव में न्यूटन के लिए फायदेमंद थी। इसने निश्चित रूप से न्यूटन को कई क्षेत्रों में आगे जाने के लिए प्रेरित किया। अगर हुक विरोध ना करता तो शायद न्यूटन के प्रयोग उतने शानदार ना होते जितने कि वह हुए। सबसे जरूरी बात यह थी कि हुक ने न्यूटन को अपने प्रयोगों का मैथमेटिकल एविडेंस देने का दबाव बनाया, जिससे न्यूटन को अपने सिद्धांतों के फंडामेंटल्स पर अधिक मेहनत करनी पड़ी। पृथ्वी की कक्षा के बारे में उसका काम इस मेहनत का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसका आखिरी रिजल्ट 1644 का पेपर ऑन द मोशन ऑफ बॉडीज इन ऑर्बिट था। जहां एक तरफ हुक न्यूटन के कट्टर विरोधी थे, वहीं दूसरी तरफ एडमंड हैली उनके समर्थक थे। हैली एक प्रसिद्ध अंग्रेजी खगोलशास्त्री और गणितज्ञ थे, जिनके नाम पर आज एक प्रसिद्ध धूमकेतु का नाम हैली धूमकेतु रखा गया है। हैली ने 1686 में न्यूटन की पहली किताब के प्रकाशन में उन्हें आर्थिक रूप से समर्थन दिया, जो यकीनन गणित पर सबसे महत्वपूर्ण किताब थी। फिलॉसफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका। इस किताब में न्यूटन के 3 मौलिक नियम शामिल हैं, जो आज भी दुनिया भर में बच्चों को विज्ञान विषय में पढ़ाए जाते हैं। न्यूटन के पहले नियम के अनुसार जब तक किसी गतिमान वस्तु पर बाहर से कोई बल नहीं लगाया जाता है, तब तक वो उस गति से चलती रहती है। दूसरे नियम के मुताबिक गति उत्पन्न करने के लिए बल जरूरी है। न्यूटन की गति का आखिरी नियम बताता है कि हर एक्शन का एक बराबर और उल्टी दिशा में एक रिएक्शन होता है। ये नियम काफी फेमस हैं। अध्याय 5। अब न्यूटन ने रॉयल सोसाइटी के साथ ही साथ रॉयल मिंट का भी नेतृत्व किया। न्यूटन की पहली पुस्तक जब प्रेस में थी, तभी उसका अगला अपडेट संस्करण तैयार करने की शुरुआत हो गई थी। वे काम को अधिक आसान बनाना चाहते थे, ताकि पूरी दुनिया को उनकी मैथमेटिकली वेरीफाइड ऑब्जर्वेशन से फायदा हो सके। 1703 में उनके महान प्रतिद्वंदी रॉबर्ट हुक की मृत्यु हो गई और न्यूटन ने जल्द ही रॉयल सोसाइटी के प्रमुख के रूप में पदभार संभाला। कुछ हद तक ये न्यूटन के प्रयासों का ही परिणाम था कि सोसाइटी ने रहस्यवाद के साथ चिंता करना बंद कर दिया। इसके बजाय गणित के माध्यम से प्रकृति के नियमों को साबित करने पर अपना ध्यान केंद्रित किया। इन उपलब्धियों के बावजूद न्यूटन को अभी भी लगा कि उसके पास और अधिक काम करने को बचा है। हालांकि अब वो एक और दुनिया हिलाने वाले पेपर प्रकाशित करने की स्थिति में नहीं थे। न्यूटन ने यूनिवर्सल ग्रेविटी के लिए पहले से ही एक मैथ्स फॉर्मूला तैयार किया था और ये प्रदर्शित किया कि यह वास्तव में एक यूनिवर्सल फोर्स थी। लेकिन अभी तक वे यह साबित नहीं कर पाए थे कि ग्रेविटी की वजह क्या है। प्रूफ की यह कमी उनके विरोधियों के लिए अचूक गोला बारूद थी। जल्द ही सवाल उठने लगे थे कि क्या न्यूटन ग्रेविटी को किसी प्रकार की रहस्यमयी शक्ति मानते हैं। हालांकि रॉयल सोसाइटी के न्यूटन की अध्यक्षता का मतलब था कि उन्हें ऐसे लोगों से डर नहीं था। उनके नए पद ने उन्हें एक बड़ा अधिकारी बना दिया और वे अवहेलना करने वालों के बारे में बेफिक्र हो गए। ब्रिटेन अब तक कैथोलिक सम्राट द्वारा शासित नहीं था।
जिसकी वजह से इंग्लैंड के चर्च ने न्यूटन के काम को धर्म विरोधी माना था, बल्कि उनका काम अब अच्छी तरह से और व्यापक रूप से यूरोप भर में प्रकाशित हुआ। नए प्रिंटिंग प्रेस की ताकत से न्यूटन ने अंतर्राष्ट्रीय पाठकों का दिल जीत लिया। इस दौरान न्यूटन ने अपनी उपलब्धियों की फहरिस्त में एक और नाम जोड़ा। उन्हें रॉयल मिंट का प्रमुख नियुक्त किया गया था। दूसरे शब्दों में वे अब इंग्लैंड की मुद्रा के प्रभारी थे। ये इतनी विचित्र घटना नहीं थी जितनी कि ये लग सकती है। शिपिंग, जनसंख्या सांख्यिकी और इकोनॉमिक्स सहित दुनिया के सभी मामलों में मैथ्स तेजी से जरूरी हो रहा था। राजनीतिक गणित की इस नई दुनिया में एक मजबूत मुद्रा एक बेहद जरूरी चीज थी। न्यूटन ने पहले कुछ साल वार्डन ऑफ द मिंट के रूप में बिताए थे, लेकिन 1700 में उन्हें आधिकारिक रूप से मिंट के मास्टर के पद पर नियुक्त किया गया। उन्होंने मुद्रा और अकाउंट से संबंधित पद और उसके कर्तव्यों को अपनाया। विशेष रूप से उन्होंने एक नई करेंसी बनाने पर विचार किया जिसकी नकल करना कठिन काम था। न्यूटन की नौकरी प्रतिष्ठित और अच्छे वेतन की थी, यहाँ तक कि न्यूटन का यह पद एक अंतर्राष्ट्रीय सेलिब्रिटी के स्टेटस के साथ आया गया था। आखिरकार न्यूटन का सम्मान शक के घेरे के परे था। लोग आखिरकार उन्हें सुन रहे थे और उनके विचारों को गंभीरता से ले रहे थे। अध्याय 6। अपने जीवन के अंत में न्यूटन को गॉटफ्रीड लीबनिज़ द्वारा चुनौती दी गई और ये विवाद उन दोनों की मृत्यु के बाद भी चलता रहा। रॉबर्ट हुक की मृत्यु ने न्यूटन को उनके सबसे बड़े आलोचक से छुटकारा दिला दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी विवादों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। उन्होंने जर्मन गणितज्ञ गॉटफ्रीड विल्हेम लिबनीज के खिलाफ भी उतना ही संघर्ष किया जितना उन्होंने हुक के खिलाफ किया था। लिबनीज और न्यूटन दोनों ने कैलकुलस का इन्वेंटर होने का दावा किया और एक दूसरे पर उसको कॉपी करने के आरोप लगाए। ये बहस दशकों तक चलती रही। वास्तव में ये साबित करना मुश्किल था कि कैलकुलस को किसने बनाया है और किसने चोरी किया है, या फिर क्या यह स्वतंत्र विकास का नतीजा है। न्यूटन के द्वारा किए गए दावे उस काम पर आधारित थे जो उन्होंने प्रकाशित नहीं करवाया था, जिससे ये समस्या काफी जटिल हो गई। वास्तव में सूक्ष्म गणनाओं पर उनका प्रारंभिक कार्य उन वर्षों के दौरान शुरू हुआ था जो उन्होंने प्लेग के दौरान कैम्ब्रिज से दूर बिताए थे। आखिर में जॉन वॉलिस, जो कैम्ब्रिज में न्यूटन के साथी गणितज्ञों में से एक थे, ने न्यूटन को 1660 के दशक के बाद के उन ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च को प्रकाशित करने के लिए प्रेरित किया जिसे वो लंबे समय से दबाए बैठे थे। हालांकि इन कामों में से कुछ का उपयोग न्यूटन अपनी दूसरी पुस्तक ट्रीटीज ऑन द रिफ्लेक्शंस, रिफ्रैक्शंस, इन्फ्लेक्शंस एंड कलर्स ऑफ लाइट में कर चुके थे, और कुछ अन्य खोजों के बारे में न्यूटन के नेतृत्व वाली रॉयल सोसाइटी द्वारा जारी बयानों में इशारा किया गया था। उस समय न्यूटन अपनी पूरी संस्थागत शक्ति का उपयोग लिबनीज के आरोप को खारिज करने और खुद को बेगुनाह साबित करने में कर रहे थे। न्यूटन की भारी कोशिशों के बावजूद लिबनीज के साथ उनकी प्रतिद्वंदिता की स्थिति पर कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। दरअसल जर्मन गणितज्ञ लिबनीज गुरुत्वाकर्षण के कारणों को न खोज पाने की वजह से न्यूटन की काफी आलोचना किया करते थे। उन्होंने न्यूटन के इस विश्वास की भी खिल्ली उड़ाई कि अंतरिक्ष के खालीपन में भी आकर्षण के नियम लागू होते हैं। मरते दम तक लिबनिज के दिमाग में दुश्मनी बनी रही। 1716 में जब मौत उनके करीब थी तो उन्होंने अपने एक दोस्त को लिखा, अलविदा वैक्यूम, परमाणु और न्यूटन के सारे सिद्धांत, जो दिखाता है कि न्यूटन के खिलाफ प्रतिद्वंदिता उन पे कितनी ज्यादा हावी थी। हालांकि हुक के साथ न्यूटन की प्रतिद्वंदिता के विपरीत इस संघर्ष में जश्न मनाने के मौके बहुत कम थे। लिबनीज के साथ न्यूटन की दुश्मनी उनके जीवन का एक शर्मनाक और छोटा अध्याय था। इसने विज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि किसी व्यवसाय को बदसूरत कहना उसके साथ न्याय नहीं करता है, और दुर्भाग्य से लिबनिज ने ऐसा ही किया। अध्याय 7। न्यूटन की उपलब्धियों ने उनके प्रशंसकों को निराश किया, लेकिन उनकी विरासत सुरक्षित है। न्यूटन का 31 मार्च 1727 को एक सुपरस्टार की तरह निधन हो गया। उन्हें नाइट की उपाधि मिली और उन्हें लंदन के वेस्टमिनिस्टर एबे में दफन किया गया, जिसमें ब्रिटेन के कई सम्राट दफनाए गए थे। वे किडनी स्टोन यानी पथरी नामक बीमारी से पीड़ित थे। हालांकि कहा जाता है कि वे काफी गहरी पीड़ा में थे, लेकिन वे कभी रोए नहीं और कभी कोई शिकायत नहीं की। ये भी कहा जाता है कि न्यूटन जिंदगी भर ब्रह्मचारी रहे। उनका कोई वारिस नहीं था, लेकिन उनकी विरासत काफी शानदार है। उन्होंने दुनिया को अंधकार के युग से बाहर निकाला। उनका मानना था कि आधुनिक दुनिया में प्रकृति को नियम कानूनों की टर्म्स में समझा जाना चाहिए। हालांकि 18वीं और 19वीं शताब्दी के कवि और साहित्य से जुड़े लोग न्यूटन की खोजों का बहुत कम समर्थन करते थे।
विलियम ब्लेक जैसे कवियों का मानना था कि ब्रह्मांड के रहस्य अब साहित्य रचने के लिहाज से उपयुक्त नहीं रह गए हैं, क्योंकि न्यूटन ने उनसे पर्दा उठाकर हमारी कल्पनाओं के पंख काट दिए हैं। ब्लैक मानते थे कि न्यूटन ने दुनिया को सबसे बोरिंग चीजों की फहरिस्त में शामिल कर दिया है। हालांकि ब्लैक जैसे साहित्यकार अपने बयानों से न्यूटन के काम की ख्याति पर कोई खास असर नहीं डाल पाए। न्यूटन की विरासत सुरक्षित थी। ये दिन ब दिन बढ़ती गई और इसमें नई नई चीजें जुड़ती गई जो आज भी जारी हैं। न्यूटन के एक सिद्धांत के अनुसार ग्रेविटी और पृथ्वी की गति के कारण पृथ्वी भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर उभरी हुई है, और ये बात 1733 में एक 10 साल लंबे फ्रांसीसी अभियान के द्वारा साबित हो चुकी है। ऊपर से जब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 20वीं शताब्दी में भौतिक विज्ञान के आविष्कारों की अगली लहर की शुरुआत की, तो उन्होंने न्यूटनियन फिजिक्स को ही अपना आधार बनाया। विज्ञान और गणित के अपने प्रेम के अलावा भी न्यूटन की शख्सियत के एक और पक्ष का आखिरकार पता लगाया जा चुका है। 1930 के दशक में जब न्यूटन के एक दूर के रिश्तेदार की एक प्रॉपर्टी की बिक्री के बाद उसमें न्यूटन की रिसर्च के कई एडिशन पाए गए, तो ये पता चला कि न्यूटन रसायन विद्या की एक पुरानी और कम वैज्ञानिक तकनीक एल्केमी की प्रैक्टिस किया करते थे। दूसरे शब्दों में कहे तो वो पैरानॉर्मल विचारों यानी भूत प्रेत में भी विश्वास किया करते थे। ये साफ है कि न्यूटन केवल इमोशनल आर्ग्यूमेंट करने वाले व्यक्ति नहीं थे, जैसा कि कुछ कल्पनाशील इतिहासकारों द्वारा उन्हें दिखाया गया है। जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो पता चलता है कि जिन जगहों पर अराजकता फैली थी, वहां न्यूटन ने कानून और व्यवस्था को लागू करने की मांग की थी। गणित और तर्कशास्त्र के सिद्धांत उनका सबसे प्रसिद्ध योगदान हो सकता है, लेकिन यह भी पूरी तरह सच है कि वे अनजान, रहस्यमय और पैरानॉर्मल विचारों को भी गले लगाने के लिए तैयार थे। भले ही ये बात आपको कितनी भी आश्चर्यजनक लगे, लेकिन ये न्यूटन की जिंदगी की एक छुपी हुई सच्चाई है। कुल मिलाकर आइजैक न्यूटन अब तक विज्ञान के सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक हैं। गणितीय प्रमाण के आधार पर उन्होंने हमेशा के लिए हमारे टेस्ट करने, ऑब्जर्व करने और दुनिया की गतिविधि समझने के तरीके को बदल दिया। न्यूटन का एक बड़ा योगदान है कि वे एनलाइटमेंट के दौरान जीवित थे। ये इतिहास का एक ऐसा समय था जब दुनिया का ज्यादातर हिस्सा जादू और अंधविश्वास जैसी चीजों को पीछे छोड़ रहा था। उनकी गणित आधारित पद्धति के साथ ही साथ उनकी फंडामेंटल खोजों के पैमाने आने वाली पीढ़ियों के लिए साइंटिफिक जांच के लिए स्टैंडर्ड निर्धारित करते हैं।